हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तपानी क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 6 लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 4 फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारी स्ट्रेटजीज आएंगी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग एंड गेमिंग। ओके, सो इस यूनिट में हम ऑलरेडी फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। और फेजेस और ये स्ट्रेटजीज जो हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा 16 मार्क्स से, और जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपसे 2 मार्क्स में भी पूछी जा सकती हैं। कि कोई एक आपसे स्ट्रेटजी पूछी गई, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक्सप्लेन करना है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे सिमुलेशन भी पूछी जा सकती है। सो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि आगे जो भी आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग से, जो है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जब हमें कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में हमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए, तो उसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, और क्लासरूम में भी हम इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर आपको टॉपिक दिया गया है, आपको इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज़ ढूंढने हैं, अलग अलग आइडियाज़ आपको जनरेट करने हैं, तो वो होती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक है। उसमें आप एक ग्रुप लेते हो बच्चों का, जैसे 5 to 6 बच्चे हो गए आपकी क्लासरूम में, आप उनके साथ ही एक्टिविटी करवाते हो। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे। तो ये आप सिंगल एक बच्चे से नहीं करवाओगे, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होगा एक, उसमें आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाओगे। Now second point, it is designed to generate lots of ideas for solution of a problem. ये क्यों डिज़ाइन की जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग? ताकि एक ही प्रॉब्लम के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो, और फिर जो भी आइडियाज़ जनरेट हुए उनमें से हम एक बेस्ट आइडिया, बेस्ट सॉल्यूशन डिसाइड कर पाएँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अबाउट टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी। ये टीम वर्क का काम है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रुप एक्टिविटी, तो टीम वर्क का काम है, बच्चे एक टीम में काम करते हैं, और ये क्रिएटिविटी है, क्योंकि जो आइडियाज़ होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, वो अलग अलग बच्चे अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ इन लॉजिकल मैनर। हम लॉजिकल मैनर में आइडियाज़ को ढूंढ सकते हैं, अलग अलग लॉजिक बच्चा लगाएगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस designed to obtain the maximum number of ideas relating to a specific area of interest। कोई भी एक एरिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिचुएशन है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो उस ही एक के लिए अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बच्चा ढूंढता है। तो उसी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, ताकि बच्चा अपने माइंड पर प्रेशर डाले, है ना, वो क्रिएटिव हो, वो अलग अलग तरह से सोचे। ठीक है, सो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ टेक्निक दैट मैक्सिमाइजेज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़। ताकि बच्चों की जो एबिलिटी है ना वो इन्हांस हो, किसके लिए? न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। बच्चे सोचें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो। ठीक है, उसके लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है वो करवाई जाती है। सो ये इंट्रो सी हो गई, आप इस तरह से लिख सकते हो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन आएगा आपको। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मैं आपको पहले से ही बोलती आई हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो इस तरह से आपको 1 या 2 फ्लो चार्ट तो अपने जो क्वेश्चन होगा आपको उसमें आपको 100% ऐड करने ही हैं, क्योंकि जितने आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे उतना ही अच्छा आपका इंटरेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या पर्पज़ है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, क्यों हम क्लासरूम में ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, टू जनरेट क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, इसमें क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है कि कितने आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी पर नहीं हम ध्यान देते हैं कि किस तरह का आइडिया है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें है कि क्वांटिटी, कितने आइडियाज़ आए, कितने बच्चों ने कितने आइडियाज़ दिए। ठीक है, तो उस पर फोकस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू एनकरेज द लर्नर्स टू शेयर देयर आइडियाज़।
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है ना, उसमें टीचर क्या करता है, लर्नर्स को एनकरेज करता है ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें। कुछ इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाते हैं, बट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो एनकरेज करती है कि हमें बच्चों को बोलना है कि अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं आपने, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू स्ट्रेंथन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ना बच्चों की, वो भी डेवलप हो। जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम दी है बच्चों को, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने, तो उससे जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो भी स्ट्रेंथन होती है और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो बढ़ती ही है। फोर्थ पॉइंट वही है कि टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी, वही बात आ गई कि बच्चों ने क्रिएटिव होना है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें अपने क्रिएटिव आइडिया से। यही हमारा पर्पस है ब्रेनस्टॉर्मिंग कंडक्ट करवाने का। ओके, लास्ट पॉइंट, टू डेवलप टीम स्किल्स। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने बात की वो टीम में होती है ना, अकेले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करवाते हैं। सो टीम स्किल डेवलप हो बच्चे में, इसके लिए भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कंडक्ट करवाते हैं। सो दीज आर सम पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उसके क्या क्या स्टेप है, किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। तो आपके सामने 7 स्टेप्स या फिर प्रोसेसेस आप उनको बोल सकते हो, जिनमें से फर्स्ट है आपका प्लानिंग द प्रॉब्लम। प्लानिंग कौन करेगा, टीचर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर ही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कंडक्ट करवा रहा है ना। तो टीचर को प्लान करना है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको प्लान करना है कि मैं इस क्वेश्चन पर आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा, ये मेरा टॉपिक है, मैं इस पर आज बच्चों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा। ओके, देन सेकंड स्टेप आता है हमारा थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन। सोचेंगे कौन, बच्चे सोचेंगे। टीचर ने वो प्रॉब्लम दे दी, अब बच्चे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया कि सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज। अब बच्चों को उस सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना है, तो उसके लिए सोर्सेज चाहिए। अलग अलग सोर्सेज से उन सोर्सेज को बच्चे सिलेक्ट करेंगे कि जहाँ से उनको उसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब उन सोर्सेज से बच्चा डाटा कलेक्ट करेगा अपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड। देन फिफ्थ पॉइंट सिलेक्शन ऑफ आइडिया। पहले आइडियाज़ कलेक्ट किए, अब उनमें से जो बेस्ट आइडिया होंगे उनको बच्चा सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसने आइडिया सिलेक्ट कर लिए। देन सिक्स स्टेप में उन आइडियाज़ को बच्चा टेस्ट करेगा, क्या इस प्रॉब्लम पे ये आइडिया चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। जब टेस्ट कर लिए तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा आइडिया वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब जो वर्क करेगा उसमें से फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि हमारा 7th स्टेप। तो इस तरह से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस है वो पूरा चलता है, और ये जो स्टेप्स है ना वो आपको इसी तरह से लिखने हैं सीरियल वाइज, ठीक है, आगे पीछे नहीं करने हैं। ओके, सो स्टेप्स की बात हो गई। अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि कुछ एडवांटेजेस होंगे तभी तो क्लासरूम में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं। सो एक ही करके इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है एक्साइटिंग एंड ईजी। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो एक्साइटिंग एंड ईजी होती है। ईजी इसलिए क्योंकि टीचर कंडक्ट करवा सकते हैं अपने क्लासरूम में, और एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि आज मैम क्या करवाएगी, कैसी एक्टिविटी करवाएगी और हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। सो एक्साइटिंग और ईजी तो है। देन स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी है ये। स्टूडेंट सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि बच्चे के ध्यान में रखकर कोई टॉपिक है वो दिया गया है, वो टीचर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही आंसर ढूंढते हैं, बच्चे ही इसमें काम करते हैं। टीचर बस एज आप बोल सकते हैं एज अ मोटिवेटर या फिर एज अ गाइड काम करता है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्ट्रेंथन होती है, पहले भी हमने बात की थी, बच्चे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एनकरेज क्रिएटिव थॉट्स। बच्चों के जो क्रिएटिव थॉट्स हैं वो एनकरेज किए जाते हैं टीचर के द्वारा, क्योंकि एक प्रॉब्लम दी गई है उसके बारे में उसको क्रिएटिविटी लगानी है कि क्या क्या सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑल आइडियाज़ आर एक्सेप्टेड। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है हमने पहले भी बात की कि इसमें क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी पर नहीं। तो जो भी आइडियाज़ बच्चा देता है ना उनको एक्सेप्ट किया जाता है, टीचर उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कि आपने ये गलत बोला है, ठीक है। हम आइडियाज़ एक्सेप्ट करते हैं जो भी बच्चा बोलता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। मतलब एक ग्रुप है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक या दो बच्चे काम करेंगे, ग्रुप का हर बच्चा, हर स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, क्योंकि हर बच्चे से आइडिया लिया जाता है कि आप बताओ, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बच्चा नहीं काम करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होती है सभी बच्चों की। लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसका मेन क्या फोकस है कि सोल्यूशन ढूंढना है हमें प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट पॉइंट ग्रुप
विद अ लार्ज मेंबर्स विल नॉट इफेक्टिव, क्योंकि अगर एक ग्रुप है उसमें लगभग 15 to 20 स्टूडेंट्स हो गए तो हर बच्चे का हमें आइडिया लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर क्राउड भी बन जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इतना ग्रुप बने कि जैसे 5 to 6 बच्चे हों उसमें, तो जितने कम बच्चे होंगे उतना ही इफेक्टिव जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होगी वो होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेटर रिक्वायर, क्योंकि विदाउट फैसिलिटेटर नहीं हो सकते। टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, कुछ बच्चे मना कर देंगे या फिर कुछ बच्चों का ध्यान नहीं होगा, कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फैसिलिटेटर की नीड तो है ही है इस प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग तो होगा क्योंकि पहले आपको उस प्रॉब्लम को अनाउंस करना है, बच्चे उसके बारे में ढूंढेंगे, सोर्सेज ढूंढेंगे, फिर आइडियाज़ को सिलेक्ट करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। सो जब टाइम हो तभी हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट इज ओनली वर्क्स व्हेन एवरीवन इन द ग्रुप हैज समथिंग टू से। ये तभी काम करेगा प्रोसेस जब ग्रुप का हर बच्चा जो है वो एक्टिव है, ठीक है, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ आइडियाज़ हैं, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो यही मकसद है कि हमें एक प्रॉब्लम के अलग अलग आइडियाज़ जनरेट करवाने हैं। तो अगर बच्चों के पास बोलने के लिए कुछ होगा तभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो ये तभी काम करेगा जब ग्रुप के हर बच्चे के पास नॉलेज होगा या फिर उसके कुछ आइडियाज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक होगी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड टीचिंग टेक्निक की, जो है सिमुलेशन। तो आप सभी ने सिमुलेटिव टीचिंग की होगी। माइक्रो टीचिंग के बाद सिमुलेटिव टीचिंग ही करवाई जाती है हमारे बीएड के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तब, ठीक है। तो सिमुलेटिव टीचिंग उस तरह की टीचिंग टेक्निक होती है जो करैक्टर हम प्ले करते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, बट जो रोल होते हैं वो रियल होते हैं। जैसे आप टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि अभी तो आप टीचर नहीं लगे हो ना, बट आप रोल तो प्ले कर रहे हो और वो रोल तो रियल है, ठीक है। तो वो होती है सिमुलेशन। ओके, अभी पढ़ लेते हैं एक बार। सो सिमुलेशन इज अ टेक्निक इन विच द कैरेक्टर्स आर आर्टिफिशियल एंड द रोल दे प्ले आर रियल। वही बात आ गई कि कैरेक्टर आर्टिफिशियल होते हैं बट जो रोल वो प्ले करते हैं वो रियल रोल होते हैं। And it enables the trainees to develop problem solving skill, encourage participation, involvement, creativity and desire to learn। आप ट्रेनिंग्स ही तो हो, आप ट्रेनिंग ही तो ले रहे हो, है ना, बीएड की आप टीचिंग की ट्रेनिंग ही तो ले रहे हो। सो इसमें से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होती है कि आपने क्लासरूम में जाना, आपने किस तरह से क्लासरूम को हैंडल करना है, आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो एनकरेज हो रही है, आप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो अपनी क्लासरूम में, आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, टीचिंग की स्किल्स आपके डेवलप हो रही है और आपकी जो लर्निंग की डिज़ायर है वो भी डेवलप हो रही है। तो वही होती है सिमुलेशन। अब बात करते हैं प्रोसेस या फिर प्रोसीजर ऑफ सिमुलेशन, क्या क्या स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं सिमुलेशन के प्रोसेस में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्यूपिल टीचर्स। प्यूपिल टीचर्स कौन है? अभी आप प्यूपिल टीचर्स ही हो, ठीक है, अभी टीचर्स नहीं बने हो बट प्यूपिल टीचर्स हो अभी आप। तो आपके जो टीचर्स हैं, जो बीएड के टीचर हैं, वो सिलेक्ट करते हैं आप में से ग्रुप को, ठीक है, किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप में वो किसी स्किल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि वो स्किल जिसके बारे में आपने अपनी क्लासरूम में पढ़ाना है, उस स्किल को ध्यान में रखकर आपने टीचिंग करनी है। आपकी बहुत सारी स्किल है माइक्रो टीचिंग की, जैसे आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है। तो उस तरह से आपकी जो टीचर है वो किसी एक स्किल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। थर्ड स्टेप में आता है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। फिर वर्क शेड्यूल को प्रिपेयर किया जाता है कि कब आप टीचिंग करवाओगे। फोर्थ स्टेप में इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है उसको डिसाइड करते हैं आपके टीचर कि किस तरह से हमने इवैल्यूएट करनी है इनकी परफॉर्मेंस को। फिफ्थ स्टेप आता है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन वो सेशन है जब एक्चुअली आप क्लासरूम में जाके टीच करते हो, आपकी प्रैक्टिस चल रही है उस टाइम, ठीक है। देन लास्ट जो स्टेप है उसमें आता है चेंजिंग ऑफ रोल्स। आपने प्रैक्टिस भी कर ली, फिर उसके बाद आपके जो रोल्स हैं उनको चेंज किया जाता है, ठीक है। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो प्यूपिल टीचर्स हैं, आपके पीयर ग्रुप जो है, उनके साथ आपके रोल को चेंज किया जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है सिमुलेशन का। अब बात करते हैं जो सिमुलेटिव टीचिंग है उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सिमुलेटिव टीचिंग करवाने के। पहला पॉइंट है लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो भी लर्नर हैं, जैसे आप लर्नर्स होंगे तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोसेस में, ओके।
सेकेंड है फीडबैक इज़ इमीडिएट, आपको तभी के तभी फीडबैक मिल जाता है। आपके जो टीचर हैं वो आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की, आपने इस कंपोनेंट को ऐसे यूज़ करना है, इस स्किल में आपको इस तरह से करना है, तो फीडबैक इमीडिएट आपको मिल जाता है वहाँ पर। थर्ड पॉइंट, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो ब्रिज है, ब्रिज की तरह काम करता है, किसमें, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। थ्योरी क्या है, जो आप फाइल्स बनाते हो वो सिर्फ थ्योरी है, और प्रैक्टिकल वो है जब आप क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाते हो, तो उसके बीच में एक गैप को ब्रिज की तरह काम करता है जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टेक्निक मेक अ पर्सन मोर अवेयर ऑफ द रोल। इसमें से जो पर्सन है, जो लर्नर है, वो और ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि उसने किस तरह से काम करना है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है कि क्लासरूम में मुझे इस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, मुझे अभी ये डिसीजन लेना है, अगर बच्चा इस तरह से सामने से एक्ट कर रहा है तो मुझे उसमें क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड डेवलप द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। क्लासरूम में टीचर का मेन क्या काम होता है, उसको पढ़ाना है, फिर उसको क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से कि बच्चों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो जो टीचर की एबिलिटी है वो डेवलप होती है क्वेश्चंस को पूछने की। ओके, लास्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। टीचिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो सिमुलेटेड टीचिंग है उससे जो प्यूपिल टीचर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो करवाई जाती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है सिमुलेटेड टीचिंग के, फिर सिमुलेशन के। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कॉस्टली इन टर्म ऑफ बोथ टाइम एंड मनी। अब टाइम तो लगेगा क्योंकि आपको पूरा दिन चाहिए, आपको वेन्यू पे जाना है जहाँ पर आप टीचिंग करवाओगे, वहाँ पर आपको जाना है, टाइम लगेगा, पहले टीचर को रोल असाइन करने हैं, फाइल्स आपको बनानी है, पहले थ्योरी लिखोगे आप, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर अगर वो आपका लेसन प्लान अप्रूव नहीं हो तो आपको फिर से बनाना पड़ता है। तो इस तरह से टाइम तो लगता है, एंड मनी भी, क्योंकि आपको टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, आपको मॉडल्स बनाने होते हैं, आपको चार्ट्स बनाने होते हैं, तो मनी भी लगती है उसमें, ठीक है। तो कॉस्टली तो है ही, बट इसके बेनिफिट्स भी तो बहुत हैं। तो उसके लिए सिमुलेशन टीचिंग करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट है टेक्निक ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ क्लासरूम टाइम भी लगेगा, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो लगभग 30 to 35 मिनट की आपकी क्लास होती है, तो क्लासरूम टाइम भी कंज्यूम होता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ सिमुलेशन मैथड आर नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, हम प्रिडिक्ट ही करते हैं कि बच्चा इस तरह से आंसर देगा, बट ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता है कि जो आपने पढ़ाया है बच्चा तभी उसका आंसर दे दे, है ना, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग वो आंसर दे, तो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। जो भी उसके आउटकम्स हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप पहले से। फोर्थ पॉइंट, दिस मैथड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन टाइम। आपको प्रिपेयर करना होता है अपना लेसन प्लान। आपको किसी लेसन प्लान को प्रिपेयर करने में लगभग 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर्स भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है अगर आप शुरू में कर रहे हो, तो प्रिपरेशन टाइम तो लगेगा। आपको चार्ट भी प्रिपेयर करने होंगे, मॉडल्स भी प्रिपेयर करने होंगे, तो प्रिपरेशन टाइम भी लगेगा आपको। ओके, देन फॉर बिगनर्स इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस अ फ्यू टीचिंग स्किल्स सच एज क्वेश्चनिंग। जो बिगनर्स होते हैं, जैसे अभी आप बिगनर्स ही हो, अभी आपने पूरी तरह से स्कूल्स में जाना शुरू नहीं किया है, वो आपका होगा 3rd सेमेस्टर से, ठीक है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल्स जो होती है उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं सिमुलेटेड टीचिंग के। अब बात करते हैं एंड में रोल प्ले एंड गेमिंग के बारे में। सो रोल प्ले एंड गेमिंग आप इसको वैसे सेम भी लिख सकते हो, कोई है नहीं कि आपको गेमिंग अलग से आया तो आपको वो लिखना है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। ओके, सो रोल प्ले देख लेते हैं। रोल प्ले होता है जब आप किसी दूसरे का रोल प्ले करते हो, ठीक है। अगर आप बच्चों से भी करवा रहे हो, जैसे किसी का एक्ट करते हैं, हम स्किट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो वो रोल प्ले ही होता है। किसी दूसरे का रोल प्ले करना ही रोल प्ले है। ओके, इट इज़ द एक्ट ऑफ एज्यूमिंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन एंड एन एक्ट एज दे परसीव देयर बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। वही बात है कि किसी दूसरे को हमने एज्यूम करना है कि हमारी आइडेंटिटी ये है, फिर हमें उस तरह से एक्ट करना है जिस तरह से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ रोल प्ले। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है रोल प्ले का, किस तरह से रोल प्लेइंग करवाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। टीचर को कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है या फिर कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है, और वो कैसे सिलेक्ट करना है,
अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स। जिस तरह का बच्चों का इंटरेस्ट होगा, जो उनकी एज या उनका ग्रेड लेवल होगा, उस तरह का हमें जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, उसको सिलेक्ट करनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट, एनकरेजमेंट। हमें बच्चों को एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अलग अलग तरह के रोल्स को प्ले कर सकें। ओके, देन थर्ड स्टेप में डेमोन्स्ट्रेशन देनी। डेमोन्स्ट्रेशन कौन देगा? टीचर देगा, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि आपको इस तरह से इन रोल्स को प्ले करना है। फर्स्ट स्टेप आता है असाइनिंग रोल्स एंड प्लेइंग देम। अब टीचर को रोल असाइन करने हैं कि ये बच्चा ये रोल करेगा, दूसरा बच्चा ये रोल करेगा, और फिर उनको बोलना है कि आपने इनको प्ले करना है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एंड डिस्कशन। फॉलो करना और डिस्कशन, एंड में डिस्कशन होगी कि आपने ये रोल किया, ये इस तरह से किया। ठीक है, और फीडबैक भी दिया जाता है टीचर्स के द्वारा बच्चे को। तो ये सारा प्रोसीजर है रोल प्लेइंग का कि इस तरह से रोल प्लेइंग करवाई जाती है क्लासरूम में। अब देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ रोल प्लेइंग। फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेट एंड एंगेज द स्टूडेंट्स। जो रोल प्ले है उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और एंगेज रहते हैं। आपने कोई एक्टिविटी दे दी तो बच्चे उसमें एंगेज रहेंगे और टीचर उनको मोटिवेट भी करते हैं अलग अलग रोल्स को प्ले करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है लर्न स्किल्स लाइक नेगोशिएशन, डिबेट, टीम वर्क, कोऑपरेशन एक्सेट्रा। बच्चे अलग अलग तरह की स्किल्स सीखते हैं, जैसे नेगोशिएशन, वो कम्युनिकेट करना सीखते हैं, डिबेट्स करते हैं, टीम वर्क उनका बढ़ता है, वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बच्चों की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी रोल प्लेइंग से डेवलप होती है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होते हैं। जैसे स्टेज में भी रोल प्ले करवाते हैं हम, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप होता है। लास्ट पॉइंट इज लर्निंग इज बोथ एक्टिव एंड इंटरेक्टिव। जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है क्योंकि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनका पूरा फोकस उस ही रोल पे है जिसको वो प्ले कर रहे हैं, और इंटरैक्टिव भी होता है, एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं बच्चे उसमें। अब एंड में बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है रोल प्लेइंग के। तो फर्स्ट ये है कि इट रिक्वायर एक्सपर्ट्स गाइडेंस एंड लीडरशिप। अब एक्सपर्ट कौन होगा? टीचर ही होगा, है ना। टीचर के बिना रोल प्लेइंग नहीं होती है, नहीं तो बच्चे भगदड़ मचा देंगे। तो एक्सपर्ट की गाइडेंस और लीडरशिप की नीड है इसमें। एंड स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स इमेजिनेशन, कि किस पे डिपेंड करती है? बच्चे की इमेजिनेशन पे, कि वो जिसका रोल प्ले कर रहा है उसको इमेजिन करना है उसके बारे में कि मैं वही हूँ। तो जब तक बच्चे इमेजिन नहीं कर पाएंगे तब तक रोल प्ले होना डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो ये सभी मेथड होंगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि 5-10 मिनट में आपने रोल प्ले करवा लो, उसमें टाइम तो लगेगा। पहले आपको प्रिपेयर करना है, फिर कंडक्ट भी करवानी है रोल प्लेइंग, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ये मेथड। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड टू स्मॉल ग्रुप्स। अब जितना स्मॉल ग्रुप्स में होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर 10-12 बच्चे आप ले लोगे पूरे रोल प्ले करने के लिए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सभी बच्चों पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, सभी के आप जो आइडियाज़ हैं उनको आप सुन नहीं पाओगे। तो स्मॉल ग्रुप्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये स्मॉल ग्रुप्स तक ही लिमिटेड होती है रोल प्ले। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी डीएम करके मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वहाँ पर भी दे देती हूँ। और अभी आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।